Good morning student, welcome back your accountancy class. So today we will start a new chapter accounting ratio. तो as you know accounting ratio नाम से ही पता चल रहा है accounting ratio ratios निकालने हैं हमें किसके जितने भी अकाउंट्स हम मेंटेन करते हैं उनके स्टेप बाय स्टेप्स हमें यहाँ पे रेशो फाइंड आउट करने हैं। तो रेशो होते क्या है जनरली अगर हम कहें तो रेशो इज अ अर्थमेटिकल एक्सप्रेशन विच कंपैरिजन बिटवीन द टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो रेशो इज एन अर्थमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन टू अकाउंटिंग वेरिएबल। तो क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग रेशो कितने तरीके के रेशो होते हैं, तो हमारे पास जो आज हम रेशो पढ़ेंगे वैसे मेनली जो रेशोज होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं। पहला है हमारा लिक्विडिटी रेशो, दूसरा है हमारा सॉल्वेंसी रेशो एंड द थर्ड रेशो एक्टिविटी रेशो एंड प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। ठीक है, तो 4 टाइप्स के हमारे पास रेशो होते हैं। आज हम सिर्फ पहले रेशो को फाइंड आउट करेंगे इसके कितने पार्ट होते हैं। लिक्विडिटी रेशो के जनरली 2 पार्ट्स होते हैं, फर्स्ट करंट रेशो, सेकेंड लिक्विड रेशो। लिक्विड रेशो को हम 2 अदर नेम से भी बुलाते हैं, फर्स्ट एसिड टेस्ट रेशो एंड क्विक रेशो। दीज आर द अदर नेम ऑफ लिक्विड रेशो। करंट रेशो, अब करंट रेशो क्या है, देखो करंट रेशो से ही पता चल रहा है कि करंट की हमें जितनी इंफॉर्मेशन चाहिए यानी करंट की एसेट्स और करंट की लायबिलिटीज, करंट के एसेट्स और करंट की लायबिलिटीज हमें मालूम होनी चाहिए कि क्या करंट की एसेट्स है और क्या लायबिलिटीज है। अच्छा, हम अकाउंटिंग रेशो बनाते क्यों हैं, व्हाट इज द मेन मोटो ऑफ करंट अकाउंटिंग रेशो। तो अकाउंटिंग रेशो बनाने का बेटा मेन मोटो ये होता है कंपैरिजन बिटवीन द ऑल वेरिएबल्स, बिटवीन द बेस ईयर वेरिएबल्स एंड करंट ईयर वेरिएबल्स। जो पिछले के वेरिएबल्स हैं हमारे, जो इस समय के वेरिएबल्स हैं, उन दोनों वेरिएबल्स में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, ये सारे हम किसके थ्रू कैलकुलेट करते हैं, अकाउंटिंग रेशो के थ्रू। ठीक है, तो अकाउंटिंग रेशो से हमें बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। जैसे अभी हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ा था, तो कैश फ्लो में भी बहुत चीज़ें क्लियर होती है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वहाँ पे रह जाती हैं। लेकिन ये एक ऐसा रेशो है जिसमें आप एक एक स्टेप्स को, जैसे आपको स्टॉक को भी कैलकुलेट कर सकते हैं, डेटर्स को कैलकुलेट करते हैं हम यहाँ पे कि कितने टाइम्स का डेटर का टर्नओवर रेशो है। उसके अलावा करंट एसेट्स क्या है, करंट लायबिलिटीज़ क्या है, लिक्विड एसेट्स क्या है, लिक्विड क्या है। तो मतलब हम सारी ही चीज़ों को यहाँ पर 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि कैसे उन्हें फाइंड आउट किया जाता है। तो अभी मैंने आपको बताया करंट रेशो, तो करंट रेशो के लिए हमें क्या चाहिए, करंट एसेट्स। करंट रेशो के लिए हमें क्या चाहिए, करंट एसेट्स। तो करंट एसेट्स में क्या क्या आता है आपका, करंट इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो करंट इन्वेस्टमेंट क्या होता है, जो एक शॉर्ट पीरियड के लिए इन्वेस्टमेंट किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, करंट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट ये भी यहाँ पे लिखा हुआ है, वो भी सेम मीनिंग है कि बहुत छोटे से पीरियड के लिए जो इन्वेस्टमेंट किया गया हमारा वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है। नाउ कम टू द मार्केटेबल सिक्योरिटीज। मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ भी एक तरीके का इन्वेस्टमेंट ही होता है। मार्केट में जो सिक्योरिटीज़ होती है हम उन्हें परचेस करके उनमें अपना कुछ पैसा इन्वेस्ट करते हैं, बट ये पैसा भी कितना होता है, एक लिमिटेड के टाइम के लिए होता है। विद इन 1 ईयर ही इसका यूज़ किया जाता है, उसके बाद नहीं, उससे ज़्यादा लॉन्ग पीरियड के लिए नहीं होता, इसीलिए इसे शॉर्ट टर्म कहा जाता है। इन्वेंट्रीज क्या है, हमारा स्टॉक। ठीक है, तो स्टॉक हमारे पास किसी भी तरीके का हमने जो स्टॉक मेंटेन किया है वो हमारा इन्वेंट्रीज में आ जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं ट्रेड रिसीवेबल की। तो ट्रेड रिसीवेबल में मैंने आपको चैप्टर इससे पहले वाले में भी बताया था कि ट्रेड रिसीवेबल क्या होता है। ट्रेड रिसीवेबल में हमारी 2 चीज़ें काउंटेबल होती हैं, डेटर्स एंड बिल रिसीवेबल। तो डेटर्स क्या होते हैं आप लोगों को सबको मालूम ही है, और ट्रेड रिसीवेबल्स भी आपको मालूम है। अब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, इसके अलावा कैश से रिलेटेड कुछ भी है, कैश क्रेडिट हो गया या और भी कुछ आइटम्स हैं हमारे पास, तो वो सारे के सारे किस में आ जाएंगे, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में। ठीक है, अब शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, देन अदर करंट एसेट्स। तो अदर करंट एसेट्स में हम सिर्फ 2 चीज़ें लेते हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड एक्रूड एक्सपेंसेस। ओके, तो 2 ही चीज़ें आएंगी और चीज़ें हमारी इसमें इंक्लूड नहीं होती। नाउ वी कम टू द करंट लायबिलिटीज। तो करंट लायबिलिटीज कौन कौन सी होती, फर्स्ट शॉर्ट टर्म बोरोइंग, सेकेंड ट्रेड पेबल्स, थर्ड अदर करंट एसेट लायबिलिटीज एंड देन शॉर्ट टर्म प्रोविजन। तो ये शॉर्ट टर्म प्रोविजन आपने बहुत अच्छे से अभी कैश फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर में पढ़ा है। शॉर्ट टर्म प्रोविजन में हमारे पास हमेशा 2 ही हेडिंग आती हैं, या तो
हमारे पास क्या दिया होगा, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, ठीक है। शॉर्ट टर्म प्रोविजन में हमेशा हमें वही मिलता है, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। अब लाइबिलिटीज, अदर करंट लाइबिलिटीज में हमारे पास क्या आ जाएगा, आउटस्टैंडिंग हो गया, एडवांस इनकम हो गया, ये सारी हमारी किस में आ जाएंगी, अदर करंट लाइबिलिटीज में। ट्रेड पेबल्स, तो ट्रेड पेबल्स में क्या आता है, ट्रेड पेबल्स इट इज रिलेटेड टू क्रेडिटर प्लस बिल्स पेबल, ठीक है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग फिर वही है कि हमने लोन लिया है, अभी वहाँ पे हमने इन्वेस्टमेंट किया था, यहाँ पे हम लोन लेंगे मार्केट से, बट उस मार्केट के भी लोन का एक टाइम है कि वो एक शॉर्ट पीरियड का टाइम होता है और विद इन शॉर्ट पीरियड हम उसका पेमेंट कर देते हैं, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें हमारी होंगी करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटी। अब अगर हम करंट रेशो की बात करें तो करंट रेशो में जो उसका आइडियल रेशो है, जो एक बिजनेसमैन के लिए माना जाता है कि दिस इज द आइडियल रेशो ऑफ पर्टिकुलर रेशो, इट इज़ 2:1। अगर हमारी करंट एसेट्स हमारी 2 है और लायबिलिटीज हमारी 1 है तो इट इज़ गुड साउंड फॉर बिजनेस। ये बिजनेस के लिए अच्छा साउंड माना जाता है कि कंपैरेटिवली लायबिलिटीज के मेरी एसेट्स ज़्यादा हैं। एंड द नेक्स्ट इज लिक्विड रेशो। तो लिक्विड रेशो में हमारे पास क्या आ जाता है, इसका जो आइडियल रेशो है इट इज 1:1। ओके, नाउ आई विल टेल यू अबाउट द फार्मूलाज ऑफ करंट रेशो। तो करंट रेशो का फार्मूला क्या होगा, चलिए हम फर्स्टली बात करते हैं करंट रेशो के फार्मूले की। ओके, नाउ वी विल राइट अ फार्मूला ऑफ करंट रेशो। तो करंट रेशो का फार्मूला क्या होगा बेटा, करंट रेशो इक्वल टू होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। मैंने आपको यहाँ करंट एसेट्स सारी लिखवा दी, यहाँ पे करंट लायबिलिटीज आपकी सारी लिखी हुई है। आप नाउ वी विल डू द क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें फाइंड आउट करना है कि कंप्यूट करंट रेशो। तो करंट रेशो के लिए हम क्या करेंगे, पहले उसमें से सारी करंट एसेट्स निकालेंगे। तो कौन कौन सी करंट एसेट्स आई हमारे पास, डेटर्स 1,80,000 क्या है, प्रीपेड एक्सपेंसेस 40,000, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 50,000, मार्केटेबल सिक्योरिटीज 50,000 एंड इन्वेंट्रीज 80,000। तो देखिए सारे आइटम्स मैंने आपके करंट एसेट्स में लिख रखे हैं, ठीक है। वही आइटम्स हमने यहाँ पे लिखे हैं, इसके अलावा हम कोई और अदर आइटम्स इसमें नहीं लिखते। तो हमने इसका टोटल कर दिया तो करंट एसेट्स निकल के मेरी कितनी आ गई, 4 लाख। अब हमने करंट लायबिलिटीज के आइटम्स लिए, करंट लायबिलिटीज के लिए हमारे पास क्या क्या है, बिल्स पेबल है 20,000 के, सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं 1 लाख के, एंड एक्सपेंसेस पेबल, एक्सपेंसेस पेबल को हम कह सकते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। तो हमने इसका टोटल कर दिया, तो ये टोटल करके हमारा कितना आ गया, 2 लाख। ओके, अब हमारा करंट एसेट्स का फार्मूला, करंट रेशो का फार्मूला रखेंगे हम करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। तो करंट एसेट्स कितनी आई है मेरी, करंट एसेट्स आई मेरी 4 लाख, हमने यहाँ पे 4 लाख लिख दिया। करंट लायबिलिटीज मेरी कितनी निकली, CL, ये निकल गई मेरी 2 लाख। तो करंट रेशो इक्वल टू क्या है, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, 4 लाख अपॉन 2 लाख, तो कितना आ गया हमारा 2:1। इट इज द आइडियल रेशो ऑफ करंट रेशो। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में आइडियल रेशो ही हमें मिलेगा, हो सकता है कुछ रेशो हमें चेंज भी मिले, बट दिस क्वेश्चन इज कम्प्लीटली बेस्ड ऑन आइडियल रेशो। तो यहाँ पर हमारा रेशो कितना आ गया, 2:1। ओके, नाउ वी विल डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए अब हम नोट डाउन करेंगे करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज। तो करंट एसेट्स हमारे पास कौन कौन सी हैं, देखिए सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास करंट एसेट्स गिवन है, टोटल एसेट्स दे रखी है आपको, फिक्स टेंजिबल एसेट्स दे रखी है, शेयर होल्डर फंड्स दे रखे हैं, नॉन करंट लायबिलिटी दे रखी है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट दे रखे हैं, लेकिन हमें करंट लायबिलिटीज गिवन नहीं है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हमें क्वेश्चन को लॉजिकली करना है। लॉजिकली कैसे करना है, एक आपको फार्मूला मैंने बताया था, क्लास 11th में भी हमने इसे पढ़ा है बहुत अच्छे से। टोटल एसेट्स इक्वल टू होता है कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। याद होगा आपको, अकाउंटिंग रेशियो चैप्टर में हमने किया था, टोटल एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। अब टोटल एसेट्स हमें गिवन है, टोटल एसेट्स हमें गिवन है 5 लाख, ठीक है। आप उसके बाद हमें गिवन है फिक्स टेंजिबल एसेट्स गिवन है, शेयर होल्डर फंड गिवन है, नॉन करंट लायबिलिटीज गिवन है। तो देखो हम शेयर होल्डर फंड को और नॉन करंट लायबिलिटीज दोनों को प्लस करके टोटल एसेट्स में से लेस कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, करंट लायबिलिटीज, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे,
टोटल एसेट्स हो गया, शेयर होल्डर फंड को प्लस करेंगे हम, और हमने प्लस किया नॉन करेंट लायबिलिटी NCL। तो शेयर होल्डर फंड हमें गिवन है 3,20,000 के, नॉन करेंट लायबिलिटीज हमें गिवन है 1,30,000 की। तो कितना हो गया टोटल? 3 लाख प्लस 1 लाख 4 लाख 20 और प्लस 30 यानी 4,50,000। यहाँ पर हमारा कितना है टोटल एसेट्स? 5 लाख। तो अब हमें फाइंड आउट क्या कर रहा था? करंट लायबिलिटीज। तो कैसे निकल जाएगा? CL इक्वल टू हो जाएगा हमारा 5 लाख माइनस 4,50,000। तो वैल्यू कितनी आ गई मेरी? करंट लायबिलिटीज निकल के आ गई मेरी 50,000, CL आ गया हमारा 50। अब हमें क्या चाहिए? करंट एसेट्स चाहिए। तो करंट एसेट्स को निकालने के लिए हम क्या करेंगे? CA माइनस टोटल एसेट्स माइनस हमारे को दे रखी है फिक्स टेंजिबल एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स, तो दोनों को प्लस कर देंगे। फिक्स टेंजिबल एसेट्स और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, दोनों को मैंने प्लस कर दिया। तो कितना हो गया? फिक्स एसेट्स है मेरी 2,50,000 और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है 1,50,000। 2,50,000 प्लस 1,50,000 कितना आ गया? 4 लाख। अब 4 लाख यहाँ पे हमारी टोटल एसेट्स कितनी दे रखी है? 5 लाख। इसका टोटल कितना आ रहा है? 4 लाख। तो हमारी करंट एसेट्स कितनी आ गई? 5 लाख माइनस 4 लाख 1 लाख। अब हम क्या करेंगे? 1 लाख हमारे पास करंट एसेट्स हो गई और लायबिलिटीज कितने की आ रही है? 50,000 की। तो इसका भी आइडियल रेशियो कितना आ जाएगा आपका? 2:1। हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे करंट रेशियो इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। तो करंट एसेट्स मैंने कितनी की निकाली है? 1 लाख की है, और करंट लायबिलिटीज कितनी की है? 50,000 की है। तो कितना आ गया आपका? 2:1, यानी second question answer is also 2:1. Okay, I hope you have clear both the questions. Now question number 3rd and question number 4th you do in practice. Okay, thank you and have a nice day.